10। भारत की विदेश नीति। उद्विकास। नंबर 2 निर्धारक तत्व। उद्विकास निरंतर विकास अर्थात विदेश नीति में निरंतरता और सत्यता। नंबर 2 गतिशीलता गत्यात्मकता। नंबर 3 लोचशीलता परिवर्तनशीलता। नंबर 4 स्थायित्व सुदृढ़ता ठहराव स्पष्टता और राष्ट्रीय हित। संरक्षण और संवर्धन राष्ट्रीय हित में आर्थिक विकास लोक कल्याण सुरक्षा। सुरक्षा में राजनीतिक सैनिक भू राजनीतिक भू सामरिक महत्व। आर्थिक विकास में भू अर्थनीति। लोक कल्याण में सांस्कृतिक पक्ष भू मनोवैचारिक पक्ष। नंबर 2 निर्धारक तत्व। इसमें 3 पार्ट में घरेलू परिदृश्य क्षेत्रीय परिदृश्य और वैश्विक परिदृश्य। घरेलू परिदृश्य में इतिहास भूगोल नेतृत्वकर्ता विचारधारा और दर्शन। क्षेत्रीय परिदृश्य में भू सामरिक स्थिति क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक परिदृश्य में शीत युद्धकालीन और शीत युद्धोत्तरकालीन। क्वेश्चन भारत की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत इनका विवरण मिलता है। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। नंबर 2 राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति आदर को लागू करने का प्रयास। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक मध्यस्थता से समाधान। विदेश नीति का मूल आदर्शवाद। क्वेश्चन भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भौगोलिक संदर्भ भू राजनीतिक पक्ष बताइए। भारत दक्षिण एशिया में अपनी भौगोलिक विशालता उत्तर भारत में पर्वतीय श्रृंखला से दक्षिण में सागरीय स्थिति पूर्व में प्राकृतिक वन संपदा तथा जैव विविधता से लेकर पश्चिम में मरुस्थल के कारण एक उपमहाद्वीपीय प्रभाव रखता है। इसके कारण भारत को सदैव पड़ोस प्रथम से लेकर विस्तारित पड़ोस और समुद्री सुरक्षा के प्रसंगों को महत्व देना होता है। 1954 में पंचशील, 1996 में गुजराल सिद्धांत और 1914 में नेबरहुड फर्स्ट की नीति इस भू राजनीतिक प्रभाव को प्रस्तुत करती है। हिंद महासागरीय क्षेत्र को शीत युद्ध के काल से ही महाशक्तियों के प्रभाव से दूर रखने और शीत युद्धोत्तर काल को महासागरीय सुरक्षा को महत्व देते हुए हिंद प्रशांत तथा चतुष्कोणीय गठबंधन क्वेड में भारत की सहभागिता भू राजनीतिक पक्ष के भू सामरिक पक्ष को भी संयुक्त कर देती है। स्वाभाविक गठबंधन भारत का पड़ोसियों के साथ। क्वेश्चन भारत की विदेश नीति के निर्धारण में नेतृत्व की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यह विषय नेहरू से लेकर मोदी तक के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश नीति के निर्धारण पर कुछ दृष्टिकोण और कुछ प्रयास प्रस्तुत हुए हैं। आदर्शवाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व परमाणु निशस्त्रीकरण साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तथा नस्ल भेद का विरोध अफ्रोस एशियाई एकता 1955 में पहला एफ्रो एशिया सम्मेलन जैसे बांडुरा सम्मेलन कहा गया है और इसमें दिए गए विचारों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित की है। नेतृत्व के अंतर्गत इंदिरा गांधी के समय यथार्थवाद और शक्ति की खोज प्रारंभ हुई। इसमें परमाणु अप्रसार संधि पर मनाही 1974 में परमाणु परीक्षण 1969 से 1997 की अवधि में दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक और भू सामरिक परिप्रेक्ष्य को बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए नैतिक समर्थन तथा 1971 में पाकिस्तान को पराजित करना और बांग्लादेश के निर्माण में दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप 1972 से 1975 के मध्य भारत को दक्षिण एशिया में प्रभावशाली शक्ति के रूप में मान्यता प्रस्तुत हुई है। सिक्किम का विलय तथा श्रीलंका को हिंद महासागर में कच्छ द्वीप टापू का हस्तांतरण ने भारत की इस क्षेत्र में भू सामरिक बढ़त को प्रस्तुत किया। निर्गुट आंदोलन का व्यवहारिक रूपांतरण करते हुए महाशक्ति यूएसएसआर से 1971 में शांति मित्रता तथा सहयोग की संधि संपन्न की गई। नेतृत्व के संदर्भ में 1980 के दशक से भारतीय विदेश नीति विविध चुनौतियों से
जूझती हुई दिखाई दी है। भारत का आंतरिक परिदृश्य सीमा परिय प्रायोजित आतंकवाद, पंजाब और कश्मीर, निर्जातीय अलगाववाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में नक्सलवादी आतंक की गंभीरता, चीन के माओवादी दर्शन के प्रभाव से इत्यादि का प्रभाव दिखाई दिया है। ऐसे समय में भारतीय नेतृत्व आंतरिक राजनीति की समस्याओं का समाधान करने में शामिल रहा है और विदेश नीति में एक प्रकार की स्थिरता दिखाई दी है। यद्यपि इस स्थिरता का एक अन्य कारण 1980 से प्रारंभ हुआ नव शीत युद्ध भी था, जिसका केंद्र दक्षिण एशिया तथा मध्य एशिया बना रहा। उदाहरण 1978 से 80 के दौरान ईरान में शाह क्रांति, अमेरिका राजनयिकों को ईरान में कट्टरपंथियों द्वारा 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक बंदी बनाए रखना और अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, जिसके प्रतिकार के लिए अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान को USA द्वारा पोषना। 1990 के दशक से भारतीय विदेश नीति गठबंधन राजनीति के प्रारंभ और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उभार की स्थिति से प्रभावित हुई है। भारतीय नेतृत्व में इस समय विस्तारित पड़ोस को महत्व देते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में लुक ईस्ट नीति का प्रारंभ किया। 1945 से 1990 तक SE एशिया अमेरिका और चीन के प्रभाव में था और 1971 में अमेरिका तथा चीन का गठजोड़ और इस अवधि में भारत की USSR से निकटता तथा राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था। भारत की विदेश नीति में गठबंधन सरकारों के दौरान नेतृत्व किसी एक निर्णय पर शीघ्रता से विचार करने में स्थिर दिखाई देता है। यद्यपि भारतीय विदेश नीति के प्रसंग ने इस दौर में भी 1996 के गुजराल सिद्धांत, 1998 से 2003 में परमाणु परीक्षण के साथ भारत की परमाणु नीति की घोषणा, जिसमें न्यूनतम निवारण क्षमता अर्थात डिटरेंस पॉलिसी को महत्व दिया। कालांतर में UPA सरकार ने भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता, पश्चिम एशिया को महत्व देने के लिए लुक वेस्ट पॉलिसी तथा अमेरिका द्वारा घोषित एशिया धुरी नीति के केंद्र में भारत के शामिल होने, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया आसियान के साथ भारत की समान भागीदारी तथा इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करना। इस समय तक चीन भारत को भूसामरिक चुनौती प्रस्तुत करने के लिए मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्रारंभ कर चुका था, जिसमें चीन पाक आर्थिक गलियारे की इकाई के रूप में पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोड़ा, बांग्लादेश में चटगांव और म्यांमार में सितवे तक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण शामिल था। 2014 से वर्तमान तक भारतीय विदेश नीति में प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट नीति, लिंक टू वेस्ट पॉलिसी के साथ एशिया महाद्वीप में भू राजनीतिक प्रभाव प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार महाशक्तियों के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर भागीदारी यथा UNO पर्यावरण सम्मेलन, G20, ब्रिक्स इत्यादि से सम्मेलन कूटनीति को महत्व मिला है। भू सांस्कृतिक लाभ लेने के लिए भारतीय प्रवासी समूह, इंडियन डायस्पोरा को महत्व, भारतीय योग पद्धति को वैश्विक मान्यता दिलाना तथा कोविड के दौरान वैक्सीन कूटनीति के रूप में ग्लोबल मैत्री वैक्सीन कार्यक्रम का प्रारंभ, भू सामरिक परिदृश्य पर हिंद प्रशांत की सुरक्षा पर प्राथमिकता तथा कोविड चतुष्कोणीय सुरक्षा गठबंधन में भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका तथा पूर्वी यूरोप अथवा रूस तक भागीदारी और ईरान में चबाहार बंदरगाह तक का विकास। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति अपने ऐतिहासिक मूल्यों से अनुप्राणित आदर्शवाद तथा भू राजनीतिक और भू सामरिक आवश्यकताओं से प्रेरित यथार्थवाद का प्रभाव रहा है, जिस पर भारत के प्रत्येक नेतृत्व की भूमिका दिखाई दी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता को परिभाषित करें। NAM एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों द्वारा शीत युद्धकालीन द्विगुटीय
विश्व राजनीति साम्यवादी पूंजीवादी से पृथक और स्वतंत्र नीतियों का पालन ही गुटनिरपेक्ष है, 1961 में बना। नंबर 2, भारतीय विदेश नीति में पंचशील की परिभाषा। 1954 में भारत और चीन के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौतों से प्रेरित समझौता, जिसके अंतर्गत 5 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1, प्रादेशिक अखंडता संप्रभुता का सम्मान। नंबर 2, अनाक्रमण। नंबर 3, अहस्तक्षेप। नंबर 4, समानता पारस्परिकता। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 3, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत प्रस्तुत करो। नंबर 1, द्विगुटीय विश्व राजनीति से दूरी। नंबर 2, सैनिक संधियों और गठबंधनों से पृथकता। नंबर 3, महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय एवं समझौतों का निषेध। नंबर 4, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। नंबर 5, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन। क्वेश्चन, असली गुटनिरपेक्षता, खालिस गुटनिरपेक्षता का आशय। भारतीय गुटनिरपेक्षता को सोवियत संघ के साम्यवादी प्रभाव से बाहर निकालना और गुटनिरपेक्षता को संतुलित करना 1977 से 78 में जनता पार्टी सरकार के समय। क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां बताइए। नंबर 1, शीत युद्ध को उनके समापन की ओर लाना। नंबर 2, तीसरे विश्व के देशों को विश्व राजनीति के केंद्र में लाना। नंबर 3, एक ध्रुवीय अमेरिकी प्राधान्य को संतुलित करना। नंबर 4, विश्व व्यवस्था को बहुपक्षीय रूप में विकसित करना। नंबर 5, परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। नंबर 6, वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और शरणार्थी समस्या पर विचार के लिए नैतिक दबाव प्रस्तुत करना। नंबर 7, विकासशील देशों में सहयोग को प्रोत्साहन, दक्षिण दक्षिण संवाद का प्रारंभ। नंबर 8, भू-एन में सुधार और लोकतांत्रिकरण को प्रोत्साहन तथा यूएनए के कुछ कार्यक्रमों में महत्व प्राप्त करना। यथा 1960 और 1970 के विकास दशक की शुरुआत 1964 में यूएनसीटीए की स्थापना और 1974 में नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रारंभ। एनएएम की उपलब्धियां 15 वर्ड में। शीत युद्ध का समापन, तीसरे महायुद्ध की रोकथाम, बहुध्रुवीय विश्व को महत्व, विकासशील देशों के हित में नीतियां निर्मित तथा एनआईईओ और यूएनओ में सुधार। गुटनिरपेक्षता की चुनौतियां, कमियां और आलोचना। नंबर 1, नाम को विश्व राजनीति में अवसरवाद का उदाहरण माना गया है। नंबर 2, विकासशील देश अभी भी विकसित राष्ट्रों पर निर्भर बने हुए हैं। नंबर 3, विकासशील देशों में आपसी समन्वय का अभाव, यथा पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों में आपसी संघर्ष। नंबर 4, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में नाम के औचित्य पर संचय, क्योंकि नाम का संबंध द्विगुटीय राजनीति से था। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और यूएनए की सदस्य संख्या का विस्तार केवल शक्तिविहीन गैर वीटो व्यवस्था तक नाम के प्रभाव से दिखाई दिया है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण नाम का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत को अभी तक स्थायी सदस्यता न मिलना। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति के सॉफ्ट पावर छवि का मजबूत स्तंभ है। गुटनिरपेक्षता से तीसरे विश्व के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति और भारतीय राजनीतिक प्रणाली और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को पहचान मिलना। गुटनिरपेक्षता के कारण यूएनओ में भारत का स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूती, क्योंकि यूएनओ की सदस्य संख्या के बड़े हिस्से में नाम के 120 राष्ट्र शामिल हैं। नाम के कारण भारत की उन नीतियों को पूर्व समर्थन मिलता है जो विश्व व्यवस्था में बहुपक्षवाद, डब्ल्यूटीओ, पर्यावरण सम्मेलन, न्याय संगत तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहन देता है। गुजराल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तुत पंचशील का क्षेत्रीय विस्तार, जिसमें छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को एक तरफा रियायतें और प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुत्ता का सम्मान, हस्तक्षेप, अनाक्रम और सह अस्तित्व, यह सिद्धांत आदर्शवादी मूल्यों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को नैतिक आधारों पर विस्तृत करना था। साथ ही दक्षिण एशिया में भारत की
प्रभुत्ववादी छवि को संरक्षणवादी छवि के रूप में बदलना था, जिससे भारत को पड़ोस नीति सुदृढ़ हो सके। परंतु दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में समरूपता का अभाव और भारत के साथ द्विपक्षीय विवादों की अधिकता, सीमा विवाद, घुसपैठ की समस्या, नदी जल विवाद के कारण पारस्परिक विश्वास का सृजन नहीं हो सका। इस समय तक दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव विकसित होने लगा था और गुजराल सिद्धांत में चीन को प्रतिसंतुलित करने के दृष्टिकोण का अभाव था। क्वेश्चन, लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति को बताइए। 1992 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने वाली भारतीय विदेश नीति। शीत युद्ध काल में यह भारतीय विदेश नीति का प्रारंभिक महत्व का परिवर्तन था। इसमें आसियान देशों के साथ 1992 में भारत को सेक्टोरल पार्टनर, क्षेत्रीय सहयोगी, 1996 में संवाद भागीदार, डायलॉग पार्टनर तथा 2002 से आसियाना के साथ सम्मेलन भागीदार, समिट पार्टनर का स्थान मिला। लुक ईस्ट नीति के कारण आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार में प्रगति, आतंकवाद के समाधान के लिए समझौता तथा भारत की महासागरीय सुरक्षा कूटनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। एक्ट ईस्ट नीति 2014 में घोषित दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशियाई देशों तक भारत के आर्थिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। साथ में भारत ने उत्तर पूर्वी राज्यों में अब संरचनात्मक विकास, एक्ट ईस्ट नीति, कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी तथा कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत भारत आसियाना देशों को ऐतिहासिक मूल्यों, व्यापारिक आवश्यकताओं, राजमार्गों के निर्माण से जोड़ता है तथा कलादान मल्टी मॉडल परियोजना और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना। भारत की विदेश नीति में परमाणु कूटनीति। क्वेश्चन, नो फर्स्ट यूज परंतु न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की क्षमता, परमाणु शक्ति का प्रयोग, न्यूक्लियर परमाणु अथॉरिटी के निर्देशों के अधीन होगा। गैर परमाणिक राष्ट्रों पर परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परमाणु प्रतिरोध की प्रत्युत्तर क्षमता अर्जित होने के बाद भी परमाणु अस्त्र विहीन विश्व व्यवस्था का समर्थन किया जाएगा। क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति में पर्यावरणीय कूटनीति। सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण को विदेश नीति में प्रमुखता प्रदान करना। भारत की पर्यावरणीय कूटनीति भारत के सांस्कृतिक मूल्यों में निहित है, जिसमें प्रकृति पर देवत्व का आरोपण किया गया है। 1970 के दशक से उत्तर दक्षिण संवाद के महत्वपूर्ण मंच के रूप में पर्यावरणीय सम्मेलनों में भारत सहभागी रहा है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा गठबंधन, आपदा प्रबंधन के मिशन, BS6 मानकों को अपनाना, राष्ट्रीय हरित ऊर्जा प्राधिकरण, स्वच्छता मिशन इत्यादि को अपनाना। भारत पर्यावरणीय सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन के संबंध में उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु समान किंतु विभेदित व्यवहार के मापदंड से संबंधित है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा और पर्यावरण नीतियों के क्रियान्वयन की अवधि को विकसित तथा विकासशील देशों के संदर्भ में पृथक रूप से लागू करने पर बल है। भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां। नंबर 1, निकटवर्ती पड़ोस या दक्षिण एशिया के राष्ट्रों से परंपरागत विवादों की अधिकता, यथा सीमा विवाद, अवैध घुसपैठ, शरणार्थी, नदी जल विवाद। नंबर 2, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद। नंबर 3, दक्षिण एशिया में चीन द्वारा भारत विरोधी नीतियों का विकास, यथा चीन पाक आर्थिक गलियारा। नंबर 4, वैश्विक मूल्यों तथा लोकतंत्र, मानवाधिकार, सहिष्णुता को बनाए रखने की चुनौती। नंबर 5, सुरक्षा के गैर परंपरागत पक्षों को मजबूत करने के लिए प्रयास, जैसे साइबर सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा। नंबर 6, नाम की प्रासंगिकता और भारतीय विदेश नीति में इसके उपयोग को व्यवहारिक बनाए रखने की चुनौती। नंबर 7, सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता के लिए महाशक्तियों समेत
विश्वव्यापी समर्थन अर्जित करना। नंबर 8, नई विश्व व्यवस्था के नए शक्ति संतुलन बनाए, त्रिकोण और चतुष्कोणीय गठबंधनों और क्षेत्रीय संगठनों में प्रभावी स्थान प्राप्त करने की चुनौती। भारत और उनके पड़ोसी देश। भारत और पाकिस्तान संबंध। भारत पाक संबंधों की निर्धारक सूची। विभाजनकालीन ऐतिहासिक परिदृश्य, कश्मीर सिंधु नदी जल विवाद समझौता, सीमा पारीय प्रायोजित आतंकवाद, चीन पाक मित्रता के मूल में भारत विरोध। क्वेश्चन, भारत पाक संबंधों में कंपोजिट डायलॉग समग्र संवाद को बताइए। 8 प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों में संवादों को 2004 से प्रमुख महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत कश्मीर, सियाचिन गलियारा, सिंधु जल संधि, सर क्रीक, आतंकवाद व मादक पदार्थों की तस्करी, विश्वास निर्माण के आय, आर्थिक और व्यापारिक संबंध, मित्रतापूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत पाकिस्तान संबंधों की रूपरेखा। क्वेश्चन, 1947 से वर्तमान तक पिछले 7 दशकों से अधिक समय में भारत और पाक के संबंध विविध आधारों पर विकसित हुए हैं, जिनमें विवाद और सहयोग दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। 1947 में सांप्रदायिक विभाजन और शरणार्थी समस्या, ऋणों के भुगतान का प्रश्न तथा सीमाओं का निर्धारण करने में भू राजनीतिक और भू सामरिक पक्षों का प्रभाव ये शुरुआती कारक हैं, जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को निर्धारित करने के लिए उत्प्रेरक बल प्रदान किया। कश्मीर संघर्ष। भारत पाक संबंधों में कश्मीर विवाद 1947, 26 अक्टूबर 1947 में पाक समर्थित कबलाई आक्रमण, कश्मीर के भारत में विलय और कश्मीर पर भारत पाक संघर्ष के प्रारंभ और भारत द्वारा कश्मीर विवाद को यूएन के सम्मुख प्रस्तुत करने की नीति पर आधारित। कश्मीर के 1/3 भूभाग पर पाक के अधिकार और कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई व्यवस्था ने इस विषय को ज्वलंत बनाए रखा। 1963 में पाक अधिकृत कश्मीर के 5180 वर्ग किलोमीटर को चीन को सौंपने से इस क्षेत्र में भारतीय प्रभुसत्ता और अखंडता को चुनौती मिली। 1980 के दशक में वैश्विक घटनाक्रम अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के संदर्भ में पाकिस्तान को कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद के लिए वित्त पोषण प्राप्त किया हुआ। हाल के वर्षों में कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के भारतीय निर्णय को पाक द्वारा कश्मीरी लोगों के मानवाधिकार हनन से जोड़कर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। सियाचिन विवाद। सियाचिन ग्लेशियर का महत्व भू राजनीतिक व भू सामरिक दृष्टियों से है। इसका कारण इस क्षेत्र में डी फैक्टो बॉर्डर की स्थिति निर्मित होना, साथ ही भारत पाक संबंधों में वास्तविकता भू नियंत्रण रेखा का संदर्भ। 1962 में भारत चीन युद्ध और एक्साई चीन के क्षेत्र पर चीन का प्रभाव तथा 1963 की चीन पाक संधि में सियाचिन क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारतीय सेना का यहाँ नियंत्रण स्थापित है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसे विसैन्यीकृत करने पर विचार किया जाता है। यद्यपि भारत पाक और चीन की त्रिकोणीय स्थिति और भारत का सुरक्षा परिदृश्य इस क्षेत्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सर क्रीक। भारत पाक के मध्य अरब सागर में 96 किलोमीटर लंबा ज्वरनद मुख है। सिंध और कच्छ को पृथक करता है। 1965 में कच्छ के रन पर विवाद को प्रस्तुत करके पाक द्वारा भारत पर आक्रमण। 1966 में ताशकंद समझौते से संघर्ष विराम। यह क्षेत्र हाइड्रोकार्बन भंडार और मत्स्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अतः इसका भू आर्थिक और भू सामरिक पक्ष विद्यमान है। इस विषय पर दोनों देशों में कई दौर की बैठकें संपन्न हुई, परंतु इस क्षेत्र के नौवहन योग्य होने तथा दलदली क्षेत्र रहने के विवाद से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम थालवेग डॉक्ट्रिन के लागू होने पर विवाद रहा है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के पश्चात अरब सागर के इस क्षेत्र का भू सामरिक सुरक्षा परिदृश्य और महत्वपूर्ण हो गया है।
महाशक्तियों का संदर्भ। भारत पाक संबंधों में महाशक्तियों की भूमिका भी रही है। शीत युद्ध में पाकिस्तान की रुचि यूएसए समर्थित सैनिक संगठनों में रही है, जिसके मूल में भारत सोवियत मैत्री का विरोध था। यद्यपि इसका सामरिक परीक्षण 1971 के भारत पाक युद्ध में हुआ, जिसमें अमेरिकी सैन्य सहयोग को लाभ पाकिस्तान को प्राप्त नहीं हो सका। एक अन्य महाशक्ति संदर्भ चीन पाक की मित्रता का है, जिसने न केवल भारत पाक संबंधों पर प्रभाव डाला है, वरन भारत के भू राजनीतिक और भू सामरिक पक्षों को संवेदनशील बनाया है। जैसे पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की उपस्थिति चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल के महत्वपूर्ण घटक के रूप में चीन के कासगर से पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह तक चीन पाक आर्थिक गलियारा का निर्माण, पाक समर्थित जैश ए मोहम्मद तथा लश्कर ए तैयबा के आतंकियों पर यूएनओ में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो का प्रयोग, सिंधु जल समझौता। नदी जल विवाद के अंतर्गत सिंधु जल समझौता 1960 महत्वपूर्ण है, जिसमें सिंधु के सहायक नदी तंत्र के जल उपयोग पर विचार किया गया है। सतलज, रावी और ब्यास के संबंध में भारत को अधिकार तथा सिंधु, झेलम और चिनाब पर भारत का सीमित तथा पाकिस्तान का विस्तृत अधिकार विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न है। यह समझौता आदर्शवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण है। यद्यपि भारत द्वारा प्रस्तुत गलियारा, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट और तुलबुल नौवहन परियोजना के डिजाइन और इनमें पानी के भंडारण पर पाक आपत्ति दर्ज कराता है। हाल के वर्षों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि और पाकिस्तान की स्थिरता के कारण सिंधु जल समझौते की समीक्षा और नदी तंत्र को भू राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग करने पर विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाती रही है। भारत पाकिस्तान संबंधों में विवाद के बावजूद संवाद और सहयोग भी रहा है। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता, 1972 में शिमला समझौता, 1985 में सार्क के माध्यम से एक समान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, 1999 में लाहौर घोषणा पत्र इत्यादि। कूटनीतिक संबंधों का सांस्कृतिक आधार पर बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट, डिप्लोमेसी और पिलग्रिमेज कूटनीति, तीर्थ यात्रा कूटनीति महत्वपूर्ण रही है, जिसे वर्तमान में करतारपुर कॉरिडोर से संदर्भित किया जाता है। भारत पाक संबंधों में विवाद और सहयोग दोनों की निरंतरता रही है। दोनों देशों के औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े घटनाक्रम, सांस्कृतिक मूल्यों की समरूपता, भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण सीमा संबंध, भू सामरिक परिदृश्य के कारण संघर्षों के विविध क्षेत्र, महाशक्तियों की इस क्षेत्र में रुचि और दक्षिण एशिया के इन दो राष्ट्रों के कारण क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका के संदर्भ। अतः भारत पाक संबंध केवल भौगोलिक मापदंडों पर आधारित नहीं, वरन मानवीय सांस्कृतिक कारकों को भी सदैव ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अब भारत बांग्लादेश संबंध।